Section 5 and Section 7 of Hindu Marriage Act talks about the necessities of a valid Hindu marriage. यह कई ऐसी शर्तें रखता है जिन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी है यदि हम अपने विवाह को कानूनी रूप से वैध बताना या करार देना चाहते हैं। सेक्शन 5 दरअसल 5 ऐसे क्लॉजेस की बात करता है, 5 ऐसे कंडीशन की बात करता है, 5 क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 5 तक। पहला क्लॉज कहता है मोनोगेमी यानी अ सिंगल मैरिज, एक विवाह। हिंदू धर्म ना केवल हिंदू धर्म बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट भी एक विवाह की ही बात करता है, यानी वर या वधू जिनकी भी शादी होने वाली है, दोनों का ही विवाह के समय, शादी के समय कोई भी पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। यदि आप एक से अधिक विवाह करना चाहते हैं और आपकी पति या पत्नी जीवित हैं, तो पहले आपको पहले पति या पत्नी से डिवोर्स लेना होगा, तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। यदि पहले पति या पत्नी के रहते हुए आपने दूसरी शादी कर ली तो इसे सेक्शन 494 आईपीसी के तहत अपराध माना जाता है और पूरी की पूरी मैरिज भी खारिज कर दी जाती है या वॉइड हो जाती है। दूसरी क्लॉज मेंटल कैपेसिटी की बात करता है, या कहें कि दिमागी क्षमता की भी बहुत ज़्यादा महत्वता बढ़ जाती है यदि हम अपने मैरिज को वैलिड करार देना चाहते हैं। पहली कंडीशन यह कहती है कि दोनों में से कोई भी पार्टी जिसकी शादी होने वाली है वह अस्वस्थ मन अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए और इस प्रकार वह अपनी सम्मति देने में पूरी तरह सक्षम होना चाहिए, अपनी वैलिड कंसेंट दे सके वो। दूसरी कंडीशन यह है कि वह किसी भी प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर या मानसिक रोग से ग्रस्त ना हो जिससे कि उसे पूरी की पूरी शादी के लिए ही अनफिट करार दे दें या फिर वह संतान उत्पत्ति ना कर पाए या चिल्ड्रन को बर्थ ना दे पाए। यदि ऐसा होता है तो फिर वो अयोग्य हो जाएंगे। तीसरी कंडीशन है नॉट फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, उन्हें पागलपन के दौरे ना आते हों। यदि इन कंडीशंस पे वो शादी खरी नहीं उतरती है तो फिर शादी वॉइड हो जाएगी। क्लॉज 3 एज ऑफ पार्टीज़ की बात करता है। एज किस उम्र में आखिर जाकर वैलिड मैरिज की जा सकती है, तो यह मैरिज वर के लिए 21 साल यानी ब्राइड ग्रूम के लिए 21 साल और ब्राइड के लिए 18 साल की आयु पूरे करने के बाद ही एक वैलिड विवाह किया जा सकता है। वैसे इनिशियली चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 के तहत कोर्ट ने चाइल्ड मैरिज को वॉइड बोल दिया था। हालांकि बाद में इसे अवैध करार दिया गया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स के थ्रू यह कहा कि चाइल्ड मैरिज ना तो वॉइड है ना ही ये वॉइडेबल है, ये वैलिड है। हालांकि अभी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत सेक्शन 3 में यह बात की गई है कि यदि चाइल्ड मैरिज होती है तो वह वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज़, यानी एक बच्चा जिसका बाल विवाह हुआ हो वह बालिग होने के 2 वर्ष बाद अपने बाल विवाह को निरस्त यानी वॉइड कराने का अधिकार रखता है। लड़की 20 साल यानी और लड़का 23 साल तक ऐसा कर सकता है, यानी कि आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मैच्योरिटी सिंस 2 years दे कैन एक्चुअली फाइल फॉर अ डिग्री ऑफ नलिटी ऑफ दिस मैरिज। सेक्शन 5 क्लॉज 4 प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात करता है। हिंदू धर्म में और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कई ऐसे रिश्तों की लिस्ट बनाई गई है जिनके साथ आप किसी भी तरीके का सेक्सुअल संबंध नहीं बना सकते, बिकॉज ना केवल ये धर्मशास्त्र के अनुसार गलत है, ना केवल ये बायोलॉजिकली गलत है, बल्कि ये स्टैट्यूटरी भी प्रोहिबिटेड है। आप इन रिश्तों में शादी नहीं कर सकते, जैसे आप भाई या बहन के बीच शादी नहीं हो सकती। यदि पिताजी की 2 शादियाँ हुई हैं तो आप पहली पत्नी के बच्चे हैं तो आप दूसरी पत्नी के बच्चों के साथ शादी नहीं कर सकते। इसे यह भी इस तरह भी कह सकते हैं कि यदि आपके फादर ने 2 शादी की है, आप उनकी पहली पत्नी के बच्चे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने स्टेप मदर से शादी कर लेंगे, वो प्रोहिबिटेड है। उसी तरह ग्रैंडफादर के बच्चे अपने ग्रैंडफादर के भाई के बच्चों के साथ शादी नहीं कर सकते। आप अपने फादर के बच्चों के साथ आप अपने फादर के भाई के बच्चों के साथ शादी नहीं कर सकते, ये वॉइड है, ये प्रोहिबिटेड है। और यदि ऐसा होता है तो यह पूरी की पूरी मैरिज ही वॉइड हो जाएगी, खारिज कर दी जाएगी, फिर इस शादी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे कि हम एक पूरी लिस्ट दी गई है मेन के लिए और वेमेन के लिए कि किन किन रिश्तों में शादी नहीं हो सकती और यदि हो तो मैरिज वॉइड हो जाएगी।
सेक्शन 5 क्लॉज 5 सपिंड रिलेशनशिप की बात करता है। इसके लिए हमें दो थ्योरी समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ग्रुप होता है लीनियर एसेंडेंट और एक ग्रुप होता है लीनियर डिसेंडेंट, यानी फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये एसेंडेंट हो गए, और डिसेंडेंट सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन। ये इन्हें एक ही सपिंड का माना जाता है, यानी दोज पीपल जो कि एक ही एंसेस्टर को पिंड दान करते हैं वो सपिंड हो गए। और विगनेशन थ्योरी यह कहती है कि यह सपिंड रिलेशनशिप 7 जनरेशन फादर की साइड से और 5 जनरेशन मदर की साइड तक एक्सटेंड करती है। इसे बाद में रिड्यूस करके 5 और 3 की संख्या तक रख दिया गया। आसान भाषा में समझे तो सेक्शन 3 क्लॉज 5 यह कहती है कि मान लीजिए कोई फादर है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। ऑब्वियसली बेटा और बेटे के बीच तो शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर आते हैं। लेकिन क्या बेटे के बच्चे हो गए और बहन के बच्चे हो गए, भाई के भी बच्चे हो गए, क्या उनकी भी शादी नहीं हो सकती? इसी तरह अगर यह सिलसिला बढ़ता गया और हम ये कहें कि बेटे और बेटे के भाई के बच्चे, भाई के बच्चों के बच्चे, फिर बहन के बच्चे, उनके बच्चे, क्या ये इनकी भी शादी नहीं हो सकती? सेकंड रिलेशनशिप इसी की बात करता है कि भाई के बहन के 3 जनरेशन तक और भाई के 5 जनरेशन तक शादी नहीं हो सकती। हालांकि वो जनरेशन जो कि इस पीरियड को भी क्रॉस कर जाए, 4th जनरेशन और 6th जनरेशन, तो फिर शादी पूरी तरह से वैलिड है। फिर ये ना तो सपिंड में आएगी, ना ही ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएगी। इससे यह भी कहें कि मान लीजिए कपल है और उसके यदि उसके दादाजी के दादाजी और उनके भी दादाजी और इस तरह 3 या 5 जनरेशन तक कोई भी कॉमन एंसेस्ट्री मिलती है तो उनकी शादी वॉइड होगी। ये फिर सपिंड रिलेशनशिप में आ जाएगी। इसलिए मदर की साइड से 3 जनरेशन और फादर की साइड से 5 जनरेशन, इनके बीच शादियाँ नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 5 के अलावा सेक्शन 7 कुछ सेरेमनीज़ की बात करता है जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सारे सेरेमनीज़ कहें तो यूँ संस्कार कहें, मतलब संस्कार। सेक्शन 7 क्लॉज A एक्चुअली टॉक्स अबाउट these ceremonies only। हिंदू धर्म में कई जातियाँ हैं, कई कम्युनिटी हैं, अलग अलग सबकी नियमावली हैं, उनके अलग अलग कस्टम्स हैं, उनके अलग अलग बिलीफ्स हैं। और इसीलिए सेक्शन 7 क्लॉज ये कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टी जिनकी शादियाँ हो रही हैं दोनों अपनी अपने नियमों के अनुसार शादी करें, किंतु कोई भी एक पार्टी जिनके नियम के अनुसार शादी हो रही है, सारी एसेंशियल सेरेमनीज़ परफॉर्म हो जानी चाहिए। यदि सेरेमनीज़ परफॉर्म नहीं होगी तो फिर तो मैरिज वॉइड हो ही जाएगी। सेक्शन 7 क्लॉज भी ये कहता है कि यदि इन कस्टम और रिचुअल्स को परफॉर्म करते वक्त यह भी माना गया है कि सप्तपदी परफॉर्म करनी होगी, तो सप्तपदी परफॉर्म करने के लिए शादी तभी वैलिड होगी जब 7वां फेरा भी कंप्लीट हो जाएगा। सप्तपदी यानी 7 फेरे। एज वी ऑल नो दैट इज़ वेरी पॉपुलरली कॉल्ड हमने कई ऐसे सीरियल्स देखे 7 फेरे लेते हुए। तो सप्तपदी इज सिंपली मीन्स 7 फेरे। तो 7 फेरे जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते हैं शादी वैलिड नहीं होगी। तो यदि आपने 7वां फेरा भी आधा लिया है तो भी मैरिज वैलिड नहीं है। इसीलिए इनको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन यही है कि क्या इन सेरेमनीज़ को परफॉर्म करना ज़रूरी है? तो कई बार केवल मैरिज को वैलिड करार देने के लिए ही नहीं बल्कि बाइगेमी के ऑफेंस से भी बचने के लिए कई बार लोग इन कंडीशंस को परफॉर्म नहीं करते हैं। भावराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हु एवर मैरिज मस्ट मैरी वैलिडली, यानी कि वैलिड मैरिज होनी चाहिए। अभी वैलिड मैरिज कैसे होगी? तभी होगी जब सेक्शन 5 और सेक्शन 7 के क्लॉजेस को फॉलो करेंगे। यदि आप इन सेक्शंस, इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर ये मैरिज ही वैलिड नहीं है। जब मैरिज ही वैलिड नहीं है तो देयर इज़ नो पॉइंट कि उसे वॉइड करा दिया जाए। जब मैरिज वैलिड ही नहीं है तो इट इज़ नो मैरिज इन द आइज़ ऑफ लॉ। इस केस में क्या हुआ था, वाइफ ने हस्बैंड को अक्यूज़ किया था बाइगेमी के लिए। हस्बैंड ने अपने डिफेंस में कहा कि मैंने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि मैंने सप्तपदी परफॉर्म ही नहीं किया था। हाँ, वाइफ ने अपने आर्ग्यूमेंट में ये बोला कि हमारी कम्युनिटी में सप्तपदी परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है। हालांकि वह इतने एविडेंस सफिशेंटली नहीं दे पाई जिससे यह प्रूव हो सके कि उसकी कम्युनिटी में 7 फेरे लेने की कस्टम नहीं है। इस वजह से ऑफकोर्स वो अक्विट हो गया। देयरफॉर इट बिकम्स वेरी एसेंशियल कि आप इन कंडीशंस को फॉलो करें। जहाँ वाइफ बाइगेमी की केस फाइल करती है उसे ही प्रूव करना होगा दैट मैरिज ड्यू सेरेमनीज़ को फॉलो करते हुए परफॉर्म हुई है। और अगर सेरेमनीज़ परफॉर्म ही नहीं हुई तो यानी कोई मैरिज ही नहीं हुई।
तो कोई सेकेंड मैरिज नहीं हुई, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ बाइंगेमी के लिए। इसीलिए इन कंडीशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।